हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 5 हिंदी की बुक जो है रिमझिम, क्या है हिंदी की जो बुक है रिमझिम बुक को यहाँ पर हम सब कंप्लीट कर रहे हैं। जो आज हम बात का सफ़र पढ़ा जाएगा और ये लेसन 6 होगी। क्या होगी? लेसन 6 होगा। शेष अध्याय हमने 5 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके शेष अध्याय देख सकते हैं, जो कि केबीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केबीएस के लिए है ना, केबीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, तो आप इसे जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये हिंदी की रिमझिम की बुक है। चलिए आज हम पढ़ते हैं बात का सफ़र, जानते हैं क्या है। तो इसमें है कि वेब कैमरा और कम्युनिकेटर, कबूतर, इंटरनेट, पोस्ट कार्ड, हरकारा, संकेत भाषा, कोरियर, टेक्स्ट मैसेज, इमेज, इस लंबी सूची में और क्या जोड़ा जा सकता है? इन सभी में क्या समानता है? सड़कों के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी क्या करता है? कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की भागमाएँ क्या अभिव्यक्त करती हैं? ये फिर एक क्लास में जहाँ टीचर पढ़ाने में मशगूल हों, दो बच्चे आंखों के इशारे से ओंठों को हिला करके या किसी कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिख करके क्या कर रहे होंगे? ऐसा तो हर किसी के साथ ज़रूर होता होगा। अपनी बात कहने की ज़रूरत तो सभी को होती है, तरीका भले ही बदल जाए। रिमझिम के इस भाग में बात है बीते कल की और ऐसे भविष्य की जो बच्चों को रोमांचित करे। वे दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है। वे दिन भी क्या दिन थे, वे दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वे दिन भी क्या दिन थे, ये किसके द्वारा लिखा गया? एक विज्ञान लेखक थे, है ना। ये विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है। ये कहानी आज से 1.5 साल बाद के स्कूलों की कल्पना करती है। कहानी पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही ना कहना चाहे। कल्पना है ऐसे भविष्य की जहाँ स्कूल में कोई शिक्षक ना हो और विद्यार्थी एक ही हो। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे, बात किससे करेंगे, खेलेंगे किसके साथ। हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतज़ार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला है डाकिया। डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी एक भेंटवार्ता है। रिमझिम की श्रृंखला में पहली बार भेंटवार्ता की विधा आ रही है। इसमें बच्चे देखेंगे कि किस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो सके और व्यक्ति को अपने विचारों, अनुभवों को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका मिले। कुंवर सिंह जो पहाड़ी इलाके में डाक बांटने का काम करते हैं, अपने काम निजी जिंदगी और काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी हो सकता है। चिट्ठी का सफ़र एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियां देगा। संदेश पहुंचाने की ज़रूरत इंसानों को हमेशा से रही है। आज डाक का क्षेत्र बेहद फैला हुआ है। समय के साथ ये तकनीकी भी हो गया है। कुछ दशकों पहले तक संदेश कुछ दिनों में पहुंचता था और आज पलक झपकते ही अपनी बात हम सैकड़ों मील दूर तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात किसी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ बदलता रहा और समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यम में बदलाव आया। इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। एक माँ की बेबसी मन को छू लेने वाली कविता है। कविता पाठक को किस तरह से प्रभावित करती है, यह पाठक के अनुभव पर निर्भर करेगा। ये कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वो अजूबा था। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं।
संवाद न होने से वो दूसरा हमारे लिए अनजाना बना रहता है। पर मौखिक बातचीत के अलावा भी दूसरों के भाव को समझने के कई तरीके भी हो सकते हैं। तो ये पत्र है, हाँ। तो जानते हैं इस पत्र में क्या लिखा है। प्रिय नित्या, बफलो न्यूयॉर्क 20 मार्च 1995 का ये पत्र है कि तुम्हारा 17 जनवरी का पत्र मिला। तुम प्रतियोगिता में भाग ले रही हो। ये पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम न आने पर मन छोटा मत करना। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तुमने $100 की फरमाइश की है, सेंट्स और डॉलर की फरमाइश की है, ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमेरिकी सिक्के तथा नोट होने चाहिए। अस्मी का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़ंत और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक बुरा नहीं, बस इम्तिहान में एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। हर वाक्य में 2 भाषाओं की खिचड़ी और अध कचरेपन की निशानी है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। या यहाँ बर्फ पिघल गई है, बसंत आने को है, बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता। अस्मिता को आशीर्वाद। ईसा स्नेह, नरेंद्रनाथ। अब हम पढ़ेंगे चिट्ठी का सफ़र। ये है लेसन 6 रिमझिम की बुक है, क्लास 5 की हिंदी रिमझिम बुक, जिसमें से आज चैप्टर होगा 6वां, चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। वो दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में हैं उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया। ये सोचने लायक बात यह है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो हम यहाँ पर ये पहली बात तो ये समझ सकते हैं कि जो पिन कोड है, पिन कोड का अब शुरुआत कब किया गया था, तो ये 15 अगस्त 1972 को किया गया था। डाक तार विभाग पोस्टल नंबर योजना से किया था। समझ सकते हैं कि पिन शब्द या पोस्टल इंडेक्स नंबर मतलब कि पिन शब्द जो है PIN, इसका जो फुल फॉर्म होता है
पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है और हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर अंक लिखे होते हैं 1116, मतलब कि 110016, और इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक ये बताता है कि ये पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी कि 10 यह तय करता है कि ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों जैसे अथवा शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहां कहां मिल सकते हैं। टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गईं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। यहाँ पर था कि फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही हो तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरा या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता। आज भी भारतीय डाकू सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम अर्थात जास्कर जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज, डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है और ये सोच करके आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की तरह कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम करती या कर सकती हैं। गृहबाज या होमर वह प्रजाति है जिसमें प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिरकार कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर होमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर ही बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद ये पढ़ करके तुम ऐसे कबूतरों की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम ग्रे नेक जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है।
अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो और वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। ये रहा उनका पता, नेहरू भवन 5, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली 1170। और यहाँ से यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से प्रश्नों का संग्रह है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, तो आप समझ सकते हैं, इससे लेसन को बार बार पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स को लगाया था कि पिन कोड की शुरुआत कब किया गया था, तो ये 15 अगस्त 1972 को किया गया था। तो बस ये लास्ट आज था क्या नाम, चैप्टर 6। हम मिलेंगे चैप्टर 7 में, तब तक आप इसे पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। नमस्कार।